तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि क्यों करना है। अच्छा, ये क्यूआर कोड समझते हो? अगर तुम मोबाइल में इसको स्कैन करके देखोगे तो ये चैप्टर खुल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। तो एनीवेज, इंट्रोडक्शन। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर आवर कंसर्न वाज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस क्वांटिटेटिवली। पुराने चैप्टर में हम ये करना चाहते थे कि जो मोशन होता था किसी भी पार्टिकल का स्पेस में, स्पेस यानी कि 3 डायमेंशन में, उसको हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना चाहते थे। क्वांटिटेटिवली का क्या मतलब होता है कि उसके पैरामीटर्स मैथमेटिकल समझना चाहते थे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ें, इनकी वैल्यूज़ लिखना चाहते थे, क्वांटिफाई करना चाहते थे उन सबको। सो वी सॉ दैट यूनिफॉर्म मोशन नीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी अलोन, वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिक्वायर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो केवल कांस्टेंट वेलोसिटी वाले चक्कर से काम चल जाता था इसका। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे फिर अपन को एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ता था, ठीक है। सो फार वी हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन एज टू व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ बॉडीज़। तो पुराने चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने ये सब नहीं देखा था कि मोशन किस वजह से हो रहा है। वो तो हमें ऐसे बता दिया जाता था कि वेलोसिटी इतनी है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो कॉज ऑफ मोशन के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, कॉज ऑफ मोशन नहीं था, बस इफेक्ट ऑफ मोशन था। अच्छा, यहाँ पे बात हुई है एसिलरेशन की। तो अगर यूनिफॉर्म एसिलरेशन है, यूनिफॉर्म एसिलरेशन का मतलब एसिलरेशन कांस्टेंट है। सो वी हैव यूज्ड 3 इक्वेशन। कौन कौन सी थी वो? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अच्छा, इन इक्वेशंस के बारे में क्या याद रखना है कि ये सबसे पहले तो वेक्टर इक्वेशंस हैं। v एक वेक्टर है, u एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, टाइम वेक्टर नहीं है। टाइम इन वेक्टर्स को जोड़ने वाली एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये सब वेक्टर इक्वेशंस हैं ये, है ना। अच्छा, और दूसरी बात क्या, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होती हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हम बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ करेंगे, जैसे v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये एकदम हमारे दिमाग में ऑन रहना चाहिए। तो कुल मिला के पुराने चैप्टर में हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था या इस बारे में नहीं सोचा था कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, लेकिन अब इसके बारे में सोचेंगे क्या है कॉज ऑफ मोशन। अब वैसे हम देख चुके हैं, फोर्स है कॉज ऑफ मोशन। जब फोर्स लगता है तभी ऑब्जेक्ट मूव करता है। सो इन दिस चैप्टर वी टर्न टू दिस बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाट कॉजेज मोशन। So let us first guess the answer based on our common experience. To move a football at rest, someone must kick it. तो अगर मान लो सपोज कोई फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पे, तो उसको किक मारना पड़ेगा तभी वो चलेगी। बिना किक मारे क्या वो चल जाएगी? नहीं चलेगी। सिमिलरली टू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड्स, वन हैज़ टू गिव इट एन अपवर्ड पुश। अगर हमें पत्थर ऊपर फेंकना है तो कैसे फेंकेंगे? उसे फेंकना पड़ेगा। ऐसे हाथ में रख के ऐसे खड़े हो गए अगर, तो क्या वो अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं। अच्छा, अ ब्रीज कॉजेज द ब्रांच ऑफ ए ट्री टू स्विंग। तो अगर हवा चल रही है तभी पत्ते हिलते हैं पेड़ों के, अगर हवा नहीं चल रही तो पेड़ों के पत्ते नहीं हिलते। सो अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन इवन मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट्स। साइक्लोन आ जाए मान लो तो छत भी उड़ जाती हैं, गाड़ियाँ उड़ जाती हैं ना। बॉलीवुड मूवीज़ की बात नहीं हो रही है, बॉलीवुड मूवीज़ में तो बिना ब्रीज के भी गाड़ियाँ उड़ जाती हैं। सो अ बोट मूव्स इन अ फ्लोइंग रिवर विदाउट एनी वन रोइंग इट। तो जैसे मान लो तुम्हारी नदी बह रही है, तुम्हारी नहीं, हमारी, हम सब की। तो नदी बह रही है और उस पर बोट रखी हुई है, तो बोट अपने आप चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि नदी बह रही है। लेकिन एक तालाब है जो नहीं बह रहा है, जो एकदम वहीं के वहीं पे है, उस पर बोट रख दिया तो क्या बोट चलेगी? नहीं चलेगी। फिर उसके लिए चप्पू चलाना पड़ेगा तब वो चलेगी। तो क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड अ फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट। तो ये बात एकदम क्लियरली हमारे दिमाग में समझ में आ रही है कि यार किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसी लगती है। एजेंसी का मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है।
फिर क्या, लाइकवाइज एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो नीडेड टू रिटार्ड अ स्टॉप अ मोशन। सिमिलरली किसी को रोकने के लिए भी फोर्स लगता है। जैसे मान लो तुम्हारी तरफ, तुम स्पेन में टोमाटीनो खेलने गए हो, तुम्हारी तरफ भैंसा दौड़ते हुए आ रहा है, तो उसको रोकना है तुम्हें, तो फिर क्या। वैसे तो ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, दिल पे मत लेना इसे, लेकिन मान लो कोई जानवर तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर अपनी साइकिल चल रही है और उसकी ब्रेक फेल हो जाए, तो फिर उसको नहीं रोक पाओगे तुम। तुम्हें ब्रेक चाहिए ना रोकने के लिए किसी भी व्हीकल को। ठीक है, सो यू कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे से बॉल रोल होते हुए आ रही है। तो अगर इसको रोकना है तो तुम्हें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, तभी ये रुकेगी। ठीक है, सो इन दीज एग्जाम्पल्स द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, हैंड्स, विंड, स्ट्रीम एक्सेट्रा, इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। तो ये जितने भी ऊपर एग्जाम्पल दिए गए कि जिसमें अपन ने भैंसे को रोका, जिसमें बॉल को रोका, है ना, चलती हुई गाड़ी को रोका, तो इसमें कांटेक्ट ज़रूरी था ऑब्जेक्ट से, कि तुम हाथ से कांटेक्ट लगा रहे हो या हवा से रोक रहे हो नाव को, तो हवा का कांटेक्ट लग रहा है वहाँ पे। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट हो तभी फोर्स लगे। कभी कभी विदाउट कांटेक्ट भी फोर्स लग जाता है। सो स्टोन रिलोज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एसिलरेट्स डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो जैसे इमेजिन करो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर की बिल्डिंग से तुमने इसको छोड़ दिया, तो अब कोई हाथ से पकड़ के तो खींच नहीं रहा इसको, यहाँ तो कोई हाथ तो है नहीं, ये तो बिना ही किसी कांटेक्ट के नीचे जा रहा है ना, मतलब इस पे विदाउट कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है वो? अब ये मत कहना भगवान का हाथ है। भगवान का हाथ है ऑफ कोर्स, लेकिन असलियत में तो नहीं है ना, फिजिकली नहीं है। तो कौन है वो भगवान का हाथ ग्रेविटी फोर्स है, जो कांटेक्ट फोर्स नहीं है, जो फील्ड फोर्स होता है, जो हर जगह लगता है लेकिन कुछ कांटेक्ट नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, सो अ बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एन आयरन नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे एक तुमने बार मैग्नेट रखी और यहाँ पे एक आयरन नेल रख दी, तो आयरन नेल, इसमें कोई रस्सी तो बंधी नहीं है कि ये इसको खींच रही है, यहाँ भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी ये इसकी तरफ खींची चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अदृश्य मैग्नेटिक फोर्स है वहाँ पे। सो दिस शोज दैट एक्सटर्नल एजेंसीज, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, कैन exert अ फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो विदाउट कॉन्टैक्ट भी फोर्स लग सकता है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो अगर कंक्लूड किया जाए ऊपर वाले पैराग्राफ को, तो कहा गया कि इन शॉर्ट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, and some external agencies is needed to provide this force. The external agency may or may not be in contact with the body. तो किसी भी चीज़ को अगर रोकना है या चलाना है, चलती हुई चीज़ को रोकना है और रुकी हुई चीज़ को चलाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए। और वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है। तो सो फार सो गुड, बट वॉट इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली? एग्जाम्पल का स्केटर मूविंग स्ट्रेट विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, एक सिचुएशन समझते हैं कि क्या हो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में। तो ये आइस स्लैब है, इसके ऊपर कौन चल रहा है? इसके ऊपर स्केटर चल रहा है। तो ये स्केटर का पैर है, मान लो सपोज ये स्केटर है और ये चल रहा है, तो क्या ये रुकेगा? यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि आइस और आइस के बीच में कोई, स्केट बोर्ड और आइस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता लगभग लगभग। तो ये चलते ही जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, इसको रोक ही नहीं पाएगा कोई। ठीक है, तो इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन? तो यहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब भी यूनिफॉर्म मोशन में चलते जा रहा है। तो इसका आंसर है नो, कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को अपन को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो, और कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल गए तुम उड़ते हुए सुपरमैन की तरह, तो फिर क्या होगा?
तुम चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, क्यों? क्योंकि वो एक एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन में एवर एंड एवर चलते ही जाओगे। एक्सटर्नल फोर्स होता तो तुम रुक जाते, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो अर्थ पे जैसे कूदे तुम यहाँ पे खड़े हो, अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तुमने जंप किया, तो थोड़े ऊपर तक जाओगे, फिर लौट के आ जाओगे वापस। लेकिन एस्केप स्पीड से ज़्यादा जंप कर गए तो फिर तो सीधे चलते जाओगे, क्योंकि फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन एरिस्टोटल्स फॉलिसी। एरिस्टोटल एक आदमी का नाम था जो ऐसा दिखता था, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता था वो, ठीक है। और उसकी फॉलिसी मतलब कि वो गलत प्रूव हुआ। फॉलिसी मतलब कि कैसे गलत हुआ वो। तो अपन चला एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे क्या बात कही थी उसने। द क्वेश्चन पोज्ड अबव अपीयर्स टू बी सिंपल, हाउएवर इट टुक एजेस टू आंसर इट। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना कि इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो तुम अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो तो कर पाओगे, क्योंकि अब तुम 9th 10th क्लास पास आउट हो चुके हो। लेकिन ये बात पुराने ज़माने में 384 322 BC में कई हज़ार सालों तक लोगों के दिमाग का वो बनी रही, दिमाग का फसाद। सो इंडीड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गिवन बाय गैलीलियो इन द 17th century वॉज द फाउंडेशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इस सब का आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरली गैलीलियो ने दिया था पहली बार, ठीक है। और इटली का था वो 17th century में। और वहीं से फिर ये सब जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स 17th century से ही बिगनिंग हुई, विच सिग्नल द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस। और मैकेनिक्स से ही मॉडर्न साइंस जो जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उस वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई। अ ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल। ग्रीक थिंकर मतलब एक ग्रीस में रहने वाला जो आदमी सोचता था बैठ के। सो एरिस्टोटल बैठ के सोचता था। सो 1834 BC से लेके 322 BC तक जिया ये। तो एक्चुअली कितने साल जिया ये? 62 साल जिया ये, ठीक है, कोई बात नहीं। सो हेल्ड द व्यू ऑफ अ बॉडी इज मूविंग, समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। तो उसने ऐसा कहा था कि बॉडी अगर चल रही है तो इसका मतलब कि कोई तो उसे चला रहा होगा, कोई फोर्स तो लगा ही होगा उसको, कुछ एक्सटर्नल चीज़ तो है जिसकी वजह से वो चलती जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, फॉर एग्जाम्पल एन एरो शॉट फ्रॉम अ बो कीप्स फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरोस कीप्स पुशिंग इट। तो पता है उसने क्या बोला था? कि उसने कहा ये मान लो एक एरो है और तुमने इससे बो से एक एरो छोड़ दिया, तो बोले ये क्यों जाता है आगे? ये इसलिए जाता है, मतलब ऐसा उसने कहा था, है ना, जो अभी तुम्हें हंसी आएगी सुन के। वो आएगा कि एयर इसको पुश करती है यहाँ पे, इसलिए ये आगे जाता है, ठीक है, ऐसी बात कही थी इसने। तो इसका मतलब हर थिंकर सही चीज़ सोचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो द व्यू वॉज part of an elaborate framework of ideas developed by Aristotle on the motion of bodies in the universe. So most of the Aristotelian ideas on motion are now known as to be wrong and need not concern us. तो ये सब गलत बात थी, ये सब ऐसा नहीं होता है। क्यों आगे बढ़ता है कोई सोच सकता है इसको? हवा थोड़ी धक्का मार रही होती, हवा तो इनफैक्ट रोक रही होती है। ड्रैग लगता है एयर का तो एरो रुक रहा होता है, आगे क्यों बढ़ता है वो? तो इसको अपन अभी तो बड़े हो चुके हैं तो इसलिए अपन समझ जाते हैं कि ये जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है इस तार की, वो इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो एनर्जी कन्वर्जन है केवल, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एयर पुश कर रही है इसलिए आगे जा रहा है वो, ठीक है। तो ये सब फालतू की बातें कही थी और हमें इसके बारे में कोई कंसर्न नहीं रहेगा। सो वो फॉर आवर पर्पस द एरिस्टोटियन लॉ फॉर मोशन मे बी फ्रेज लाइक दिस, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। तो ये बात कही थी उसने कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी भी बॉडी को मोशन में चलाने के लिए। तो ये इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट है, क्योंकि बाद में जाके ये प्रूव हो गया, न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो चलती ही जाएगी, वो कभी नहीं रुकेगी। सो एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन इज़ फ्लॉड। फ्लॉड मतलब गलत। एज वी शैल सी, हाउएवर, it is natural view that anyone would hold from a common experience. Even a small child playing with a simple non-electric toy car
on the floor knows intuitively that it needs to constantly drag the string attached to the toy car with some force to keep it going. तो बोला कि वैसे तो जनरल स्टेटमेंट है कि किसी तुम बच्चे को बताओ ये यार कि किसी को किसी चीज़ को चलाने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए, तो वो कहेगा हाँ सही बात है। जैसे बच्चा टॉय से खेलता है, टॉय कार से, तो उसको चलाने के लिए धक्का मारना पड़ता है। नॉन इलेक्ट्रिक है ना, नॉन इलेक्ट्रिक मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब कि केवल कुछ इलेक्ट्रिक कुछ नहीं है उसमें, केवल ऐसे पहिए हैं उसके, तो उसको चलाने के लिए उसको हाथ से धक्का लगाना पड़ता है तभी चलती है वो। तो बच्चे को ये बात सही लगेगी कि हाँ भाई सही बोल रहा है ये। सो इफ़ इट रिलीजेज द स्ट्रिंग इट कम्स टू रेस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ से ही धक्का मारा जाए, रस्सी से भी खींचा जा सकता है, स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग से भी खींच सकता है बच्चा, ठीक है। और जैसे ही छोड़ देगा उस स्ट्रिंग को, ये फिर रुक जाएगी उसकी गाड़ी। So this experience is common to most terrestrial motion. External forces seem to be needed to keep bodies in motion. So left to themselves, all bodies eventually come to rest. तो कहा गया कि अगर बॉडी को ऐसे चलता छोड़ दो तो वो रेस्ट पे आ जाएंगी कभी ना कभी। सो व्हाट इज़ द फ्लॉ इन दिस एरिस्टोटल्स आर्गूमेंट? इस एरिस्टोटल के आर्गूमेंट में क्या फ्लॉ है? द आंसर इज अ मूविंग टॉय car comes to rest because the external force of friction on the car by the floor opposes its motion. तो उसने कहा कि मान लो सपोज किसी गाड़ी को तुमने धक्का मार के छोड़ दिया, पुश करके छोड़ दिया, तो ये रेस्ट पे इसलिए नहीं आ जाती कि मतलब चलती, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एक्चुअली। कौन सा फोर्स है वो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है रोकने के लिए, ठीक है। So to counter this force, the child has to apply the external force on the car in the direction of motion. तो इस फ्रिक्शन फोर्स को, जैसे आराम से देखो, ये गाड़ी है, ये फ्लोर है, फ्रिक्शन फोर्स नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, स्मॉल एफ लिख देते हैं उसको। और बच्चा जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसको अपोज मिल रहा है और वो आगे चल रही है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद किया, फ्रिक्शन अपना काम करेगा और गाड़ी को रोक देगा, ठीक है। सो व्हेन द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द फोर्स बाय द चाइल्ड कैंसल्स द फोर्स दैट इज फ्रिक्शन बाय द फ्लोर। द corollary is if there was no friction, the child would not be required to apply any force to keep the toy car in uniform motion. तो उन्होंने कहा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता लोग परफेक्टली स्मूथ होता ये, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर ये एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं चाहिए था, ये तो चलती रहती और रुकती नहीं। फिर सिमिलर केस वैसा हो जाता जैसे स्पेस में किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया हमने, तो वहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसके मोशन को अपोज करे, तो वो चलते ही जाएगा, ठीक है। सो द अपोजिंग फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, सॉलिड्स में जो लगता है फ्रिक्शन, एंड विस्कस फोर्सेस जो फ्लूइड्स में लगता है, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो विस्कस फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस हमेशा इस वर्ल्ड में मौजूद रहते हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स वाई फोर्सेस बाय एक्सटर्नल एजेंसीज आर नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस टू कीप बॉडीज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है किसी को भी, चाहे वो एरो हो जो हम तार की पोटेंशियल एनर्जी से देते हैं, या वो छोटा सा टॉय कार हो जिसको बच्चा हाथ से देता है फोर्स। तो हमें इन फ्रिक्शंस को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ता है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर एरिस्टोटल वेंट रॉन्ग। तो अब हम समझ में आ रहा है कि एरिस्टोटल का कहाँ पे गलती हो गई। ही कोडेड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ बेसिक आर्गूमेंट। तो इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को उसने आर्ग्यूमेंट का बना दिया। टू गेट एट द ट्रू लॉ ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेज एंड मोशन, one has to imagine a world in which uniform motion is possible with no frictional forces opposing. This is what Galileo did. तो फिर अब गैलीलियो ने इसको समझा और इसको इम्प्रूव किया एरिस्टोटल की फॉलेसी को, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ था जो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बोलते हैं, वो एक्चुअली न्यूटन का नहीं, वो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को समझते हैं अच्छे से। सो गैलीलियो स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन।
तो उसने क्या किया, दो ऐसे इंक्लाइन प्लेन लिए और बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, तो बॉल ऐसे गई और फिर इस पर चढ़ गई, फिर ऐसे वापस जाने आने लगी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट वाइल दोज मूविंग अप रिटार्ड। तो जब ये नीचे गया, जब ये बॉल ऐसे नीचे गई जा रही थी तब ये एक्सेलरेट हुई, मतलब इसकी स्पीड बढ़ी। लेकिन जब ये ऊपर चढ़ी दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे तब इसकी स्पीड कम हुई और टॉप पे जाके ये रुक गई। सो मूविंग अप एक्सेलरेट, मूविंग डाउन एक्सेलरेट, जब ऐसे इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रही तब एक्सेलरेशन हुआ उसका, और जब ऊपर चढ़ी इंक्लाइन प्लेन पे तो फिर रिटार्डेशन हो गया। और तीसरा, मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इन इज़ एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। तो जो अगर ये इंक्लाइन प्लेन ना होता, एकदम प्लेन होता, ठीक है, तो फिर ये एक्सेलरेट भी करता और फिर रिटार्ड होकर रुक भी जाता। सो गैलीलियो कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नीदर हैव एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। तो इसका ना तो एक्सेलरेशन है ना तो रिटार्डेशन है, ये चलते जा रहा है सीधा कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो इट शुड मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? कैन यू फील इट? देखो इन डायग्राम्स को अच्छे से। फिर क्या बोल रहा है, अनदर एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो लीडिंग टू द सेम कंक्लूजन इन्वॉल्व्स अ डबल इंक्लाइन प्लेन। A small ball from rest on one of the planes rolls down and climbs up the other. If the planes are smooth, the final height of the ball is nearly the same as the initial height. उसने कहा कि दो उसने डबल इंक्लाइन प्लेन रख दिए, एक उतरता हुआ और एक चढ़ता हुआ। बॉल ऊपर से छोड़ी तो नीचे पहुंची और इस पर चढ़ गई। तो ये इतने स्मूथ सरफेस लिए इसने, ये जो सरफेसेस थे जो बहुत ही स्मूथ थे, तो जितने ऊपर से छोड़ा था यहाँ पे लगभग उतने ही ऊपर यहाँ पे पहुँच रही थी बॉल, दूसरे जब क्लाइंब अप कर रही थी दूसरे सरफेस पे। सो अ लिटिल लेस देन बट नेवर ग्रेटर, कभी ज़्यादा नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इधर पहुँच गई है, ज़्यादा ऊपर पहुँच गई, थोड़ा सा नीचे, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हुई। सो इन दिस आइडियल सिचुएशन व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज सेम एज दैट ऑफ इनिशियल हाइट। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फाइनल हाइट इनिशियल हाइट के बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता है यहाँ पे। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई यहाँ पे स्पीड बढ़ गई इसकी, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो इट्स एन इंटर कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी का लॉस होता है। सो इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जितनी शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी उतनी फाइनली होनी चाहिए, मतलब कि सेम हाइट पे पहुंचना चाहिए। अगर फ्रिक्शन हो जाए तो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा और फिर कुछ कम हाइट पे पहुंचेगी। ठीक है, सो इफ द स्कोप ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज्ड, इफ द स्लोप ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज्ड and the experiment is repeated, the ball will still reach the same height, but in doing so, it will travel a longer distance. In the limiting case, when the slope of the second plane is zero, that is a horizontal, the ball travels an infinite distance. In other words, its motion never ceases. तो इस सिचुएशन को उसने क्या किया कि चलो उसने कहा कि इस प्लेन का जितना इस तरफ स्लोप है उतना ही इसका स्लोप है पहली सिचुएशन में, तो ये सेम हाइट तक पहुंची। दूसरे में क्या किया, स्लोप को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, तब भी हाइट सेम ही पहुंची दूसरी तरफ। तीसरी सिचुएशन में इसको हॉरिजॉन्टल ही कर दिया, तो फिर ये रुकी नहीं, चलती रही। ठीक है, तो ये आइडियल केस है जहाँ पर फ्रिक्शन का लॉस नहीं हो रहा है। So in practice, the ball does come to stop after a moving finite distance on a horizontal plane. तो इस तीसरी सिचुएशन में एक्चुअली क्या हुआ, बोला कि ये तो आइडियल केस है कि यहाँ से छोड़ा और ये हॉरिजॉन्टली चलती ही गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं पे जाके बहुत दूर ये रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता है, फ्रिक्शन इसको रोक देता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड। तो अगर हमने ऐसा मान लिया कि फ्रिक्शन नहीं है तो ये तो हमने एक आइडियल अजम्पशन मान लिया, जबकि फ्रिक्शन होता है। सो हाउएवर इफ देयर वर नो फ्रिक्शन द बॉल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन।
तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो वो चलती रहती कांस्टेंट वेलोसिटी से इन्फिनिटी तक, हमेशा ही चलती रहती, कभी रुकती ही नहीं. सो गलीलियो दस अराइव्ड at a new insight on motion that had eluded Aristotle and those who followed him. तो इस तरीके से गलीलियो ने बताया कि भाई ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के भी चलते जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फोर्स ही चाहिए उसको चलाने के लिए. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा वो. तो ये एरिस्टोटल ने इसकी उल्टी बात कही थी, तो बस और क्या, एरिस्टोटल की बात ख़त्म हो गई यहाँ पे. So the state of rest and the state of uniform linear motion are equivalent. उसने कहा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे, और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये दोनों मोशन इक्विवेलेंट है. दोनों ही केस में एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. दोनों ही के केस में एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप इट, मतलब इस केस में टू स्टॉप इट जब चल रही है ऑब्जेक्ट, और जब रुकी हुई है तो देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इट. सो इन बोथ केसेस देयर इज़ अकम्प्लिश्ड मोस्ट ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली बाय आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. तो इसको फिर अपने क्या बोलते हैं, न्यूटन ने आके फाइनली एक स्टेटमेंट दिया. सो न्यूटन बिल्ड्स ऑन गैलीलियोज आइडियाज़ एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लॉज ऑफ मोशन that go by his name. So Galileo's law of inertia was his starting point, which he formulated in the first law of motion. तो इसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, जिसके बारे में आखिरी में कहीं पे जिक्र होगा. ये न्यूटन ने लिखी थी. तो इसने न्यूटन का जो टेन्योर था, जो काल था, वो 17वीं सेंचुरी में थोड़ा सा लेट आया था गैलीलियो के बाद. बट उसने गैलीलियो का यही पहला आइडिया उठाया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए. क्या कहा था उसने? उसने कहा था एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज. इसका मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. ठीक है, अब क्योंकि हम इंडियन हैं, हम आइडियाज़ ऑफ मोशन इन एंशियंट इंडियन साइंस के बारे में भी पढ़ेंगे. So ancient Indian thinkers had arrived at an elaborate system of ideas of motion. Force, the cause of motion, was thought to be of different kind. फोर्स को कुछ ऐसे समझा जाता था. सो पहला, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस प्रेशर, नोदान, एज द फोर्स ऑफ विंड ऑफ द सेलिंग वेसल. इम्पैक्ट, अभिघात, as when a potter's rod strike the wheel. Persistence, tendency, sanskara, to move in a straight line, vague, or restoration of shape in an elastic body, transmitted force by a string, rod. The notion of vague in the Weissika theory of motion perhaps comes closest to the concept of inertia. तो ये सब बहुत ही मतलब एलियन जैसा लग रहा है, कुछ ऐसे हिंदी नाम इनने यूज़ किए हैं. संस्कार समझ में आ रहा है. अभिघात, अभिघात तो मतलब कुछ पता नहीं. वेग का मतलब समझ में आ रहा है. ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट पहले बनाए थे. वो कुछ मटके की बात की थी इसने, पॉटर, पॉटर की बात भी की थी, तो वो भी समझ में आ रहा है. बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो ये सब कुल मिला के वो कहना चाहता है कि हाँ, ये इंडिया में भी कुछ कुछ हुआ था इसके बारे में. सो वेग, द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, was thought to be opposed by the contact with objects including atmosphere, a parallel to the ideas of friction and air resistance. तो जो वेग का कॉन्सेप्ट था वो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के कंपैरेटिव था. सो इट वाज करेक्टली समराइज दैट द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी अराइज फ्रॉम only the translational motion of its constituent particles. A falling leaf in the wind may have a downward motion as a whole, and also rotational and vibration motion. But each particle of the leaf at an instant has only definite small displacement. There was considerable focus in Indian thought on measurement of motion and its units of length and time.
It was known that position of a particle in space can be indicated by distance measured along three axes. Bhaskara and had introduced the concept of instantaneous motion, tatkali gati, which anticipated the modern notion of instantaneous velocity using differential calculus. So the difference between a wave and a current of water was clearly understood. A current is a motion of particles of water under gravity and fluidity, while a wave results from the transmission of vibration of water particles. कुल मिला के इस आर्टिकल में ये बताना चाहते हैं ये कि ये सब कुछ ही दूसरे फॉर्म में किसी दूसरी लैंग्वेज में संस्कृत में हम सब ने इंडिया वालों ने कर लिया था पहले ही, लेकिन फिर बाद में पब्लिश नहीं कर पाए और ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए. फेमस कौन हुआ? ये यूरोपियन के न्यूटन क्योंकि इनने किताबें लिख लिख के बांट दी लोगों में. ठीक है. ओ माय गॉड, ये क्या है? अच्छा, ये पैराग्राफ के बाद यहाँ से होना था. सो इन बोथ केसेस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो इट इज़ इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट अ नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो मतलब कुल मिला के ये समझ जाओ, कोई बोले कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो क्या उस पर हमेशा फोर्स लग रहा है? तो नहीं, हो सकता है कि उस पर फोर्स जीरो और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो. To maintain a body in uniform motion, we need to apply an external force to encounter the frictional force, so that the two forces sum up to zero net external force. तो मान लो कि सपोज फ्रिक्शन मौजूद है. एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, थियोरिटिकल मतलब मैथमेटिकल. एक रोड है, मतलब रियल रोड को इमेजिन करो, और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. v इज इक्वल्स टू लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज़ कांस्टेंट, यानी कि वो चलता ही जा रहा है. तो क्या ये पॉसिबल है कि वो रोड पे तुम बॉक्स रख दो और वो चलता ही जाए? नहीं है पॉसिबल. इसका मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. तो लेट्स से तुमने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या कोई बता सकता है इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? तो हमने कहा ठीक है बताते हैं. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है कांस्टेंट. इसका मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए? नेट फोर्स होना चाहिए ज़ीरो, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है. इसका मतलब इस 30 न्यूटन को ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी हो गई यहाँ पे 30 न्यूटन. तो इस तरीके से हमें एक्टिव रहना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी बॉडी की तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा. फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे. सो टू समराइज मतलब क्या हुआ, हम इसकी समरी बताते हैं कि हमें याद क्या रखना है. टू समराइज, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू move with a uniform velocity. So this property of a body is called inertia. तो ये inertia होता है ना. So inertia means resistance to change. ये हमारी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है. जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो, बहुत मतलब अच्छी फ्लो में पढ़ाई हो रही है 3-4 महीने तक बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले, तो फिर तुम पढ़ते ही रहते हो, पढ़ने का मोमेंटम बना रहता है. लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब पढ़ने का मोमेंटम छूट जाता है तो फिर पढ़ते नहीं बनता. So a body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compels to it to change that state. तो कब तक अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए. कब तक हम पढ़ने नहीं बैठना चाहते जब तक हमें कोई पढ़ने ना बिठाए. कब तक हम पढ़ने से उठना नहीं चाहते जब हम फ्लो में रहते. जैसे एग्ज़ाम के पहले तुमसे अगर कोई बोले कि मत पढ़ो, तो भी तुम नहीं उठोगे. क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते ही रहोगे, क्योंकि तुम उस फ्लो में हो, उस इनर्शिया में हो. जब तक कि कोई तुम्हारे सामने गन पॉइंट ना रख दे, उठो अब तो उठना ही पड़ेगा, है ना. वो एक्सटर्नल फोर्स है गन पॉइंट. ठीक है. द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाई जीरो एक्सेलरेशन. तो बस ये है, मतलब जितना भी अपन ने ऊपर तक पढ़ा, ऊपर से लेके नीचे तक, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये है कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है या यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, इन दोनों बातों का केवल एक ही अभिप्राय है. वो अभिप्राय है कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स.
ये बात अब तुम भूलना नहीं, मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे दिमाग में मैं घुसाना चाहता हूँ इस बात को। एफ एक्सटर्नल ज़ीरो यानी कि एसिलरेशन ज़ीरो। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है या कांस्टेंट है तो एसिलेशन ज़ीरो होगा। रट लो इस बात को, मतलब रट मत लो, बहुत लॉजिकल है ये बात, है ना। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन देयरफॉर बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया फिर। सो इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। तो कुल मिला के अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, और तुमसे बोले बताओ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आंसर 100% ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है और तुमसे कोई बोले कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है उस बॉडी पे, तो तुम कहोगे गलत बात है ये, बिकॉज अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा। सो टू काइंड्स ऑफ सिचुएशंस आर एनकाउंटर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इन प्रैक्टिस। तो दो टाइप की सिचुएशन आती हैं हमारे सामने। इन सम एग्जाम्पल्स वी नो दैट द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें पता होता है कि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। सो इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। तो ऐसे केस में हम बिल्कुल कंक्लूड कर पाते हैं ऑन द स्पॉट कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ स्पेसशिप आउट इन द इंटरस्टेलर स्पेस far from all other objects and with its rockets turned off, it has no net external force acting on it। तो बोला कि एक सारे ग्रहों से दूर जितने भी सन और मतलब कुछ जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं उन सबसे दूर एब्सोल्यूट ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक रॉकेट है, और उसके सारे इंजन्स ऑफ हैं, यानी कि वो कोई फ्यूल भी इजेक्ट नहीं कर रहा है और वो जा रहा है। तो अब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, ये बात हम समझ पाएंगे कि भाई उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो ये सब एक्ट करते हैं लेकिन ये बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि एफ एक्सटर्नल ज़ीरो हो गया यहाँ पे। तो हम कहेंगे 100% इसका एसिलरेशन ज़ीरो होगा। एसिलरेशन ज़ीरो का मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि ये सीधा ही चलता जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा सीधा चलते रहेगा ये। कब तक चलते रहेगा? जब तक कि उसका कुछ इंजन ऑन नहीं हो जाता या फिर वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटी में नहीं आ जाता। सो इट्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ मस्ट बी ज़ीरो। तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इन मोशन इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर वो चल रहा है तो फिर वो चलते ही रहेगा, सीधे चलते रहेगा एकदम। सर लेकिन स्पेस में सन का ग्रेविटेशन फोर्स तो एक्ट करता होगा ना। तो सन का ग्रेविटेशन फोर्स वहीं एक्ट करता होगा जहाँ तक सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है। फील्ड इन्फिनिटी पे जाके हो जाती होगी ख़त्म। तो सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया रॉकेट तो फिर तो गया वो। तो तभी यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस कहा गया है। इंटरस्टेलर का मतलब होता है तारों के बीच में, मतलब कि सन वन से बहुत दूर। इंटरस्टेलर मूवी का नाम सुना होगा तुमने, तो उसमें वही कहानी है कि वो सोलर सिस्टम से किसी दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं, ठीक है। गैलीलियो गैलीली कितने साल जिया ये काउंट करने में बड़ा मज़ा आता है। 42 माइनस 64, 42 माइनस 64, 142 इनफैक्ट, क्योंकि ये 1642 है। 8 और ये आया 5 में से 6 गया 98। नहीं यार इतना नहीं, सॉरी 3 में से 6, 13 में से 6 गया 78, 78 ईयर्स जिया ये। सो गैलीलियो के बारे में पढ़ लेते हैं। गैलीलियो वॉज बॉर्न इन पीज़ा, Italy in 1564, was a key figure in the scientific revolution in Europe about 4 centuries ago. Galileo proposed the concept of acceleration from experiments on motion of bodies on inclined plane falling freely. He contradicted the Aristotelian notion that a force was required to keep a body in motion. तो ये 1554 1564 तक ऐसे ही माना नहीं, ये तो तब पैदा हुआ था, पता नहीं कब किया था, लेकिन जब तक यही माना जाता था कि भाई कुछ ना कुछ चाहिए बॉडी को मोशन में रखने के लिए। एरिस्टोटल की थ्योरी ही चल रही थी जब तक, तो इसने उसको सबको हटाया। सो एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट्स, और सबसे इम्पोर्टेंटली एसिलरेशन का ख्याल इसी ने दिया सबसे पहले। किधर गया, कहाँ पढ़ा था अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिलरेशन।
सो एंड द हैवियर बॉडीज फॉल फास्टर देन लाइटर बॉडीज अंडर ग्रेविटी। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि अगर तुमने आयरन ऑब्जेक्ट लिया, मान लो 10 किलो का, और वहाँ तुमने एक रबर ली छोटी सी, जो तुम्हारे स्कूल में रबर होती है ना, इरेज़र, और दोनों को ऐसे छोड़ दिया, तो ऐसा समझा जाता था कि ये पहले पहले आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन दोनों ही बराबर टाइम पे आते हैं। सो एंड द हैवियर बॉडीज fall faster than the lighter bodies under gravity. He thus arrived at the law of inertia that was starting point of the subsequent epochal work of Isaac Newton. So Galileo's discoveries in astronomy were equally revolutionary. In 1609 he designed his own telescope. 1609 में इसने खुद का ही टेलीस्कोप बना लिया था. Invented earlier in Holland. तो हॉलैंड में पहले डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन इसको पता नहीं था उस बारे में, लेकिन इसने बना ही लिया. So and used it to make a number of startling observations, mountains and depressions on the surface of the moon, dark spots on the sun, the moons of Jupiter and the phases of Venus. तो पहली बार इसने ही, गैलीलियो ने ही अपने टेलीस्कोप से जुपिटर देखा था. तो इनफैक्ट जैसे जुपिटर ने देखा था उसको क्लिक भी किया था, मतलब फ़ोटो भी बनाई थी पेंटर्स ने. तो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा कि पहले जुपिटर कैसा देखा था उसने, और वीनस भी देखा था. He concluded that the Milky Way is deprived its luminosity because of large number of stars not visible to the naked eye. He concluded that Milky Way derived its luminosity because of large number of stars are not visible to the naked eye. In his masterpiece of scientific reasoning, Dialogue on the Two Chief World System, Galileo advocated the heliocentric theory of solar system proposed by Copernicus, which eventually got universal acceptance. अच्छा, मैं तुम्हें ये बताता हूँ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है. तो जैसे इमेजिन करो, तो ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं अभी अपन, तो बस मज़े के लिए है. जैसे ये सन है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके अराउंड रोटेट कर रही है. लेकिन एक्चुअली सन भी किसी ब्लैक होल के अराउंड रोटेट कर रहा होगा. ठीक है, सन भी ऐसे रोटेट कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा मतलब. तो इसका मतलब ये अर्थ भी मूव कर रही है, तो अर्थ भी मूव कर रही है. तो मतलब अर्थ एक्चुअली ऐसे नहीं मूव कर रही. अगर इसको स्टेशनरी मान लिया जाए, इस ब्लैक होल को, तो अर्थ कैसे मूव कर रही है? अर्थ थोड़ी देर आगे भी बढ़ जाएगी, थोड़ा पीछे भी बढ़ी, तो ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी वो. तो मतलब कि अगर इसके बहुत सारे पाथ बना दिए जाए, तो ऐसे ऐसे मूव कर रही है अर्थ, है ना, क्योंकि सन भी आगे आगे मूव कर रहा है. तो अगर तुम टाइम डायलेशन से, अगर टाइम लैप्सेस का एनिमेशन बनाए, तो पहले अर्थ यहाँ पे है, फिर यहाँ नहीं, थोड़े आगे बढ़ जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. तो अर्थ भी एक्चुअली ओवल इलेप्टिकल शेप में नहीं घूम रही है, वो कुछ ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे. ठीक है. सिमिलरली ये ब्लैक होल भी किसी के चक्कर काट रहा होगा. तो तुम इंसेप्शन देखते जाओ, ब्लैक होल भी किसी के चक्कर काट रहा है, कोई और बड़े ब्लैक होल के. तो इसका मतलब ये सन भी ऐसे नहीं घूम रहा है, सन भी ऐसे ऐसे घूम रहा है. तो अगर सन का डायग्राम बनाएं कि सन के मोशन का, तो कैसा दिखाई देगा? सन यहाँ पे है, फिर आगे बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, वो गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है वो. तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो जस्ट मैं एक पिक्चर बता रहा हूँ तुम्हें, ज़्यादा गौर करने की जरूरत. नॉर्मली हमारे दिमाग में बचपन में ऐसे सोलर सिस्टम बनाते थे ना, कि ये बन गया सन, ये बन गया अर्थ, और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, बस मज़ा आ जाता था. लेकिन एक्चुअली में ये भी स्पेस में रोटेट करके वापस कभी नहीं आती. अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है. अगर हम स्पेस को एक यूनिक स्पेस माने, तो जिस मोमेंट पे हम यहाँ पे हैं, वो इस मोमेंटरली ही है. नेक्स्ट मोमेंट हम कहीं और पॉइंट ऑफ स्पेस में होंगे, और उस स्पेस में हम कभी लौट के वापस नहीं आएंगे, है ना. जैसे कभी तुम्हें महसूस होता होगा, बचपन में सोचा होगा इस बारे में, कि मान लो अर्थ यहाँ पे है, 2020 चल रहा है अभी, तो 2021 में एग्जैक्टली यही स्पेस पे आ जाएंगे अपन? तो नहीं, अपन तो कहीं और मूव कर चुके होंगे.
तो बस हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पेस में एक मोमेंट के लिए ही रहते हैं और वो फिर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पेस चेंज हो जाता है। हर इंसान के लिए हर टाइम पर मोमेंट चेंज हो रहा है, स्पेस चेंज हो रहा है। तो ये कहलाती है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो गैलीलियो ने इसके बारे में भी काफ़ी कुछ किया था। सो व्हेन Galileo came a, with Galileo came a turning point in a very method of scientific inquiry. Science was no longer merely observations of nature and interference from them. Science meant devising and doing experiments to verify or refuse theories. Science meant measurement of quantities and a search for mathematical relations between them. Not undeservedly, many regarded Galileo as a father of modern science. So he was a godfather ऑफ मॉडर्न साइंस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो से पहले ऐसी मतलब थ्योरीज दी जाती थी कि मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं काम चलेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई भी करो जो भी तुम कुछ बोल रहे हो कि सही बैठ भी रही है कि नहीं। तो उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि देखो सही है सब, तो फिर उसको मॉडर्न साइंस का फादर कहने जाने लगा। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। सो मोर ऑफन हाउएवर वी डू नॉट नो ऑल द फोर्सेस टू बिगिन विथ। तो हमें पता नहीं है कि भाई कौन से क्या से फोर्स हैं, कहाँ से क्या करें। सो इन दैट केस इफ़ वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ अनएसिलरेटेड, दैट इज़ it is either at rest or in uniform linear motion, we can infer from this first law that the next external force on the object must be zero. तो क्या सबसे पहले तो हमें कुछ पता नहीं रहता है कि भाई क्या फोर्स लगाएं या कैसे लगाएं। वैसे अब पता है अपन को क्योंकि एफ पढ़ चुके हैं, लेकिन मान लो सपोज एफ नहीं आता तो फिर क्या करें अपन। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ कट रही है। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट की एनालिसिस के लिए, फोर्स की एनालिसिस के लिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो रेस्ट या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में तो नहीं। अगर वो रेस्ट या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो हम कहेंगे हाँ भाई उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल पे बुक रखी हुई है, तो क्या ये रेस्ट पे है? हाँ रेस्ट पे है तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में। और कार चल रही है और कार की स्पीड एकदम परफेक्ट खाली हाईवे पे चल रही है और उसकी स्पीड एकदम फिक्स्ड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्या उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? तो हम कहेंगे हाँ। तो इन दोनों ही केस में नेट फोर्स कितना होगा? ज़ीरो। तो जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, हम तुरंत कहेंगे कि वो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा होगा। तो ठीक है, ग्रेविटी इज़ एवरीवेयर फॉर टेरेस्ट्रियल फिनोमेना, इन पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। तो अगर टेरेस्ट्रियल फिनोमेना के मतलब कि अर्थ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं हम, तो उनको टेरेस्ट्रियल फिनोमेनन बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो अगर कोई अर्थ के नज़दीक अपनी उसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो हमेशा उसका वेट मार्क करेंगे हम। वेट हमेशा आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे आसपास है, जो अर्थ के मतलब तुम इमेजिन करो कोई भी ऑब्जेक्ट एनीथिंग, उस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। सो ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन जनरली एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, viscous drag, etc. If then on Earth an object is at rest or in uniform linear motion, it is not because there are no force acting on it. ठीक है, तो ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन जनरली एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग एक्सेट्रा। तो फ्रिक्शन भी लगता है, विस्कस ड्रैग लगता है अगर वो चल रहे हैं कहीं पे, फ्रिक्शन हो रहा है कहीं पे, कांटेक्ट टच में है तो। सो इफ देन on earth an object is at rest or in uniform motion, it is not because of the no forces acting on it, but because of the various external forces cancel out each other, add up to zero net external force. तो इसका मतलब अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका ये मतलब है कि नेट फोर्स बैलेंस होकर ज़ीरो हो रहा होगा। जैसे अगर कोई कहे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा क्या, इस किताब पे जो ये टेबल पे रखी हुई है, तो हम कहेंगे ऐसी बात नहीं है।
उस पर फोर्स लग रहा होगा। कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक टेबल का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एक धरती का ग्रेविटी का वेट नीचे, और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इस वजह से नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा लेकिन ऐसे बैलेंस हो रहा होगा कि नेट फोर्स जीरो हो जा रहा होगा। ठीक है, सो कंसिडर अ बुक एट रेस्ट ऑन अ टेबल, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज़ सब्जेक्ट टू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो पहला, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इट्स वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड द अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल, द नॉर्मल फोर्स R, जो हमने यहाँ पे N मार्क किया है, उसने किताब में इसको R बोला है। सो R इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. This is an example of a kind of situation mentioned above. The forces are not quite known fully, but the state of motion is known. So we observe the book to be at rest. तो अब हमें पता नहीं है कि यार ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन हमें पता है क्योंकि ये रेस्ट पे है, दैट मीन्स इस वेट को ये बैलेंस कर रही होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन वेट नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो एक पतली सी किताब रखी हुई है जिसका मास है मान लो 1 किलो, सो 1 g लग रहा होगा, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है? 1 g। एक भारी किताब रखी हुई है 5 किलो की, उसमें केस में वेट कितना लग रहा होगा? 5 g। उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 5 g। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। जिसकी वैल्यू हम कैसे बता पाए? क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि नेट फोर्स जीरो है, ऊपर वाला फोर्स नीचे को बैलेंस कर रहा होगा, इस वजह से उस पर नेट फोर्स जीरो है। अगर हमें ये थ्योरी नहीं पता होती तो हम इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं बता पाते। ठीक है, सो देयर फोर वी कंक्लूड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू दैट ऑफ वेट. A statement often encountered is, since W is equals to R, weight is equals to normal reaction, forces cancels, and therefore the book is at rest. तो कोई अगर कहे कि यार ये बुक रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि इसके वेट ने इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया और नेट फोर्स जीरो हो गया, इसलिए रेस्ट पे। तो ये इनकरेक्ट रीजनिंग है, इसके अदर वे राउंड अपन को बोलना चाहिए. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट पे है, इस वजह से ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है. इट मस्ट बी द अदर वे राउंड, कि पहला काम ये नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर हो गए. पहला ऑब्जर्वेशन तो हमने फिजिकली देख के उसको सोचा कि ये रेस्ट पे है. रेस्ट पे है इसका मतलब कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, फिर हमने सोचा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में. So the correct statement should be, since the book is observed to be at rest, the next external force on it must be zero. So according to this law, this implies that the normal force R must be equal and opposite to the weight W. तो पहला ऑब्जर्वेशन एकदम फिजिकल है, जो तुम अपनी आंखों से सेंस कर पा रहे हो कि यार वो चीज़ रेस्ट पे है. अब रेस्ट पे है तो फिर हमने सोचा कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है. तो हमने कहा अच्छा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब कि जितने भी फोर्स लग रहे होंगे इस पर वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे. फिर हमने फोर्सेस मार्क करके उनको बैलेंस किया. ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं. सो कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पिकिंग अप स्पीड एंड देन मूविंग ऑन अ स्मूथ स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो एक कार की कहानी आ गई यहाँ पे. कार ने शुरू किया, स्पीड पिकअप पकड़ा और फिर रोड पे 80 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी कांस्टेंट स्पीड पे. सो जब ये अपनी कांस्टेंट स्पीड पे नहीं पहुंची थी, चालू होने से 80 की स्पीड तक, तब तक ये एक्सीलरेट हो रही थी. सो व्हेन द कार इज स्टेशनरी देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एट एक्टिंग ऑन इट. तो इसका मतलब जब कार रेस्ट पे रखी हुई थी, अपने घर पे खड़ी थी जब कार, तब तो उस पर कोई फोर्स नहीं था. सो ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सीलरेट, जब उसने पिकअप लिया तब एक्सीलरेट हुई. दिस मस्ट हैपन ड्यू टू अ नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स. तो अब एक्सीलरेशन हुआ उसका, मान लो सपोज हम ड्रॉ करें यहाँ पे थी जब कार, तो वो रेस्ट पे थी. इस मोमेंट पे चलना शुरू हुई और यहाँ तक उसने अपनी स्पीड बढ़ाई. पहले 10 की स्पीड आई, फिर 20 की स्पीड आई, फिर 30 की आई, ऐसे चलते चलते यहाँ पे 80 की स्पीड तक पहुँच गई वो. और फिर इसके बाद तो फिर वो 80 से ही चल रही है. तो कहाँ तक इसने पिकअप लिया? यहाँ से यहाँ तक. दिस इज़ द पिकअप ड्यूरेशन. ठीक है, इसका मतलब इस ड्यूरेशन में ये एक्सेलरेट हुई है.
एसेलरेशन हुआ है इसका। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एसेलरेशन हुआ है, इसका मतलब कि उसकी स्पीड चेंज हुई है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी देयर, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। लेकिन जब इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई तब एक्सटर्नल फोर्स हो गया ज़ीरो, तब एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। इसका ये मतलब नहीं है कि इंजन ऑफ कर दो तो रुकेगी नहीं गाड़ी। इसका ये मतलब है कि इंजन जो आगे फोर्स लगा रहा है और जो रोड पीछे फ्रिक्शन लगा रही है वो दोनों बैलेंस हो रहे होंगे। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कम पड़ रहा होगा एक्सटर्नल इंजन वाले फोर्स से, तो इंजन का फोर्स ज़्यादा है यहाँ पे और फ्रिक्शन कम है, इस वजह से ये एसेलरेट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। सो नोट इट हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन दिस इज एसेलरेटिंग। द एसेलरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर बाय एन इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स से इसको एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग बट इट इज़ ट्रू। The only conceivable external force along the road is the force of friction. It is the frictional force that accelerates the car as a whole. So you will learn about friction in section 5.9. तो अब मैं तुम्हें इस चीज़ को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास फ्रिक्शन नहीं होता रोड पे, या ऐसे समझो साइकिल को समझते हैं अपन कि मान लो ये साइकिल है, ये साइकिल का एक टायर है, ये दूसरा टायर है, और तुमने ये ज़मीन से टच ना करते हुए इसको थोड़ी सी इसको ऊपर रख दिया स्टैंड लगा के, और यहाँ पे तुम साइकिल में पैडल मारते रहे और ये चक्का घूमता रहा, पीछे वाला चक्का घूमता है गोल गोल। तो इंटरनल फोर्स तो लग रहा है साइकिल पे, लेकिन क्या ये साइकिल आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इसका टच जब साइकिल के टायर का टच जब रोड से होता है तब फ्रिक्शन जनरेट होता है कि एक्चुअली में जब ये टायर टच हो जाएगा रोड से तो ये ऐसे घूम रहा होगा, यानी कि ये पीछे फेंकना चाहता होगा धरती को, तो धरती इसे आगे फेंक देगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ऐसी सिचुएशन जब होती, टच हो जाता, तभी ये आगे बढ़ रहा है। कार के केस में भी ऐसे ही है कि कार को आगे बढ़ाने वाला एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स ही है। ठीक है, मान लो तुमने गाड़ी का इंजन चालू करके यहाँ पे जैक लगा दिया और ये रोड से थोड़ा ऊपर हो गई कार, ये वाला चक्का घूमता है, ये नहीं घूमता है ना, इंजन से कनेक्टेड यही है केवल। तो क्या ये कार आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ऐसा चक्का हवा में घूमता रहेगा। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स तो जनरेट हो रहा है इस केस में, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जनरेट नहीं हो रहा। एक्सटर्नल फोर्स तभी जनरेट होगा जब ये टायर धरती पे रखाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इट्स नॉट द इंटरनल फोर्स, इट्स नॉट द फोर्स ऑफ इंजन विच इज़ मूविंग द कार, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड विच इज़ मूविंग द कार। इमेजिन करो कि अगर तुम क्या कभी कभी क्या कीचड़ में फंस जाती है गाड़ी, तो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ऐसी गोल गोल घूमती रहती है उसी के अंदर, तब आगे नहीं बढ़ती वो। किस वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो यही बात बताई गई है यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट को एसेलरेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने डायग्राम बनाया वो गलत बनाया। यहाँ पे रोड का ही फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा होगा जो इसको आगे बढ़ा रहा होगा, वही एक्सटर्नल फोर्स है। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स इन दिस केस। इंजन वाला फोर्स तो वो है, क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स है। सो एक बार फिर से पढ़ दें इस बात को कि इट हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी एनकाउंटर्ड बाय by any internal force. This might sound surprising, but it is true. The only conceivable external force along the road is the force of friction. It is the frictional force that accelerates the car as a whole. इमेजिन करो तुम रेत पे गाड़ी चलाने लग गए अपनी, तो अच्छे से नहीं चल पाएगी क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। गाड़ी का इंजन तो उतनी ही एनर्जी लगाएगा, उतना ही पेट्रोल खर्च होगा उसका, लेकिन वो उतने अच्छे से चल नहीं पाएगी। सो व्हेन अ कार moves with constant velocity there is no external force. तो जब ये constant velocity से मूव करने लगती है तब इसके पास कोई external force नहीं होता है, तब
फ्रिक्शन भी ज़ीरो हो जाता है। ये सब अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ is evident in many situations. Suppose we are standing in a stationary bus and the driver starts the bus suddenly. Imagine करो कि तुम बस में बैठे हुए हो और अचानक से गाड़ी चल पड़ी, तो तुम्हें एक पीछे से धक्का महसूस होता है, ठीक है। सो वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विद अ जर्क. वाई? आवर फीट आर इन टच विद द फ्लोर. इफ देयर वर नो फ्रिक्शन वी वुड रिमेन वेयर वी वेर. तो बोले कि अगर हम क्या यहाँ पे खड़े हुए होते हैं बस के फ्लोर पे, और वहाँ पे हमारा पैर फ्रिक्शन लगा रहा होता है बस के फ्लोर से, अगर फ्रिक्शन लेस होता ये, तो हम गाड़ी आगे बढ़ जाती है और हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ते, हम वहीं के वहीं रह जाते, ठीक है। मतलब हम स्लाइड हो जाते हैं, बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते तो स्लाइड हो जाते हैं हम, ठीक है। सो वी वुड रिमेन वेयर वी वेयर while the force of the bus would simply slip forward under our feet and the back of the bus would hit us. तो चलते चलते हम तो यहीं रह जाते, बस आगे निकल जाती, तो एक ऐसा मोमेंट आता जब बस आगे पहुंच जाती और हम वहीं रह जाते, तो हम पीछे टकरा जाते, पीछे के बैक से. सो हाउएवर फॉर्चुनेटली देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द फ्लोर. तो फ्रिक्शन होता है तभी हम उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं. सो इफ़ द स्टार्ट इज़ नॉट टू सडन, दैट इज़ द एक्सेलरेशन इज़ मॉडरेट, द फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इनफ टू एक्सेलरेट अवर फीट अलॉन्ग द बस, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या, झटके से गाड़ी नहीं चलाता है कोई, धीरे धीरे ऑन करके धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि हमें झटका ना लगे. सिमिलरली स्पीड ब्रेकर्स आते हैं जब, तो धीरे धीरे वो पहले से ही स्लो कर लेते हैं. अगर एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जिस मोमेंट पे स्पीड ब्रेकर आ गया है तभी उनने ब्रेक लगा दिया तो हम आगे गिर जाते हैं, है ना. कभी कभी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन में एकदम बहुत ही तेज़ी से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तब महसूस होता है कि हम आगे बढ़ जाते हैं. वो इसलिए ही होता है इनर्शिया की वजह से. एलिवेटर्स लिफ्ट में जब तुम मूव करते हो तो जब लिफ्ट रुक रही होती है तब एक झटका सा महसूस होता है तुम्हें, वो इसलिए ही होता है. सो बट आवर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ रिजिड बॉडी, it is deformable, that is it allows some part of relative displacement between different parts, which this means is that while our feet go with the bus, the rest of the body remains where it is due to inertia relative to the bus, therefore we are thrown backward. As soon as this happens, however, the muscular forces on the rest of the body by the feet come to play to move the body along with the bus. तो एक्चुअली में क्या, जैसे ही अपन गाड़ी आगे चलना शुरू होती है तो हम क्या पीछे रह जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मस्कुलर फोर्स वहाँ पे रोल प्ले करता है और फिर अपने आप को गैदर करके वो गाड़ी के साथ कर लेता है. तो हमारा क्या एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है नेचुरल, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि एकदम से अगर बस में ब्रेक लगेंगे तो एकदम से तुम टाइट सा महसूस करते हो, रिफ्लेक्स जिसे बोलते हैं, है ना. क्यों होता है ऐसा? ये नेचुरल है बायोलॉजिकली, कि अगर गाड़ी चल रही है एकदम से झटका महसूस हुआ तो तुम एक सडन अलर्टनेस आती है तुम्हारे मसल्स में. क्यों आती है? क्योंकि वो नेचुरल है और इस वजह से ऐसा हो जाता है. लेकिन कोई जैसे नॉन लिविंग थिंग है जो रिजिड है कम्प्लीटली, उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा. तो जैसे मान लो सपोज एकदम टेबल पे कोई बैठा हुआ है बच्चा छोटा सा, और टेबल पे एक स्टेपलर भी रखा हुआ है, और उस टेबल को तुमने एकदम से झटके से हटाया, तो बच्चा तो थोड़ा सा अलर्ट होकर वो अपने आप को कंट्रोल में कर लेगा क्योंकि उसका मस्कुलर फोर्स एक दूसरे को पूरा कंट्रोल में कर लिया. लेकिन जो स्टेपलर रखा हुआ है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो मूव कर जाएगा फटाफट. तो ये बात समझ में आ रही है? सो अ सिमिलर थिंग हैपन्स व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स. आवर फीट स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन विच डज नॉट अलाउ relative motion between the feet and the floor of the bus, but the rest of the body continues to move forward due to the inertia. We are thrown forward. The restoring muscular forces again come into play and bring the body to rest. तो ये सेम सिचुएशन तब भी होती है जब ब्रेक लगते हैं गाड़ी में, ठीक है. फिर एक एग्जांपल देखते हैं. An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space
at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut at the instant after he's outside the space? Assume that there is no nearby stars to exert gravitational force on him. तो बोल रहा है ये कि मान लो सपोज एक स्पेसशिप है, वो जा रहा है और उसमें से एक बंदा गलती से बाहर हो गया. तो सिचुएशन को मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे कि एक स्पेसशिप है, वो स्पेस में एसिलरेट हो रहा था 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसिलरेशन से, और इसमें एक बहुत सारे लोग अटैच थे, ऐसे सबके केबिन्स अटैच थे मान लो सपोज. तो उसमें से एक आदमी का केबिन डिटैच हो गया अचानक से कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से. तो ये बाहर आ जाएगा. ये बाहर आ गया तो जैसे ही ये बाहर हुआ, लास्ट चैप्टर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि वेलोसिटी हैज़ हिस्ट्री बट एक्सेलरेशन हैज़ नो हिस्ट्री. इसका मतलब ये जैसे ही इससे डिटैच होगा, इसके एक्सेलरेशन से मुक्त हो जाएगा. और किसके एक्सेलरेशन में आ जाएगा? ये किसी के एक्सेलरेशन में नहीं, क्योंकि ये तो अब ग्रेविटी फ्री स्पेस में है. यानी कि ये जिस भी स्पीड पे था इस मोमेंट पे, उसी स्पीड पे रहेगा. ये मान लो सपोज इस मोमेंट पे इसकी स्पीड v थी, तो इसकी स्पीड हमेशा ही v रहेगी. ये तो आगे बढ़ जाएगा, ये v से चलता रहेगा और पीछे रह जाएगा. इसकी स्पीड तो बढ़ रही है क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, यही वाली, और ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं. एक तो पुराने चैप्टर का जिसमें लिखा था कि एक्सेलरेशन हैज़ नो हिस्ट्री. तो इसका आंसर पढ़ते हैं. सो सिंस देयर आर नो नियर बाय स्टार्स टू exert gravitational force on him, and the small spaceship exerts negligible gravitational attraction on him, the net force acting on the astronaut once he is out of the spaceship is zero. By the first law of motion, the acceleration of the astronaut is zero. तो उस एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन अब जब वो डिटैच हो चुका है उससे ज़ीरो हो जाएगा. अब पढ़ते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया होता है. लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि सॉरी लॉ ऑफ मोमेंटम होता है. जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया होता था, जिसमें इनर्शिया डिस्क्राइब करना पड़ा था अपन को कि टेंडेंसी टू अपोज चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन. वैसे ही सबसे पहले मोमेंटम डिफाइन करेंगे अपन. सो द फर्स्ट लॉ refers to the simple case when the net external on the body is zero. तो फर्स्ट लॉ में तो ज़ीरो ही था नेट एक्सटर्नल फोर्स, तभी वो लॉ बना था. बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिफर्स टू द जनरल सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो अब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे ज़ीरो नहीं रहेगा, फिर हमें बताना है कि भाई क्या होगा. सो इट रिलेट्स द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नेट एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को रिलेट करता है. तो उसको समझने से पहले मोमेंटम को समझते हैं. सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड इज डिनोटेड बाय p. सो p एक वेक्टर है क्योंकि v एक वेक्टर है. सो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है. m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी. ठीक है. सो मोमेंटम इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी. द फॉलोइंग common experience indicate the importance of this quantity for considering the effect of force of motion. तो समझते हैं कि इसको मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वांटिटी का, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है. सो सपोज अ लाइट वेट व्हीकल, से अ स्मॉल कार, एंड हैवी व्हीकल, से अ लोडेड ट्रक आर पार्क्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड. ठीक है. तो इमेजिन करो तुम्हारे पास दो सिचुएशन है. एक पार्किंग लॉट है जहाँ पर एक हैवी ट्रक रखा हुआ है, एक बहुत ही हैवी ट्रक रखा हुआ है. ठीक है, ये टॉप व्यू देख रहे हैं अपन. और एक बहुत ही छोटी सी कार रखी हुई है और तुम्हें धक्का मारना है.
तो इसको धक्का मारोगे और इसको धक्का मारोगे तो ज़्यादा इजीली मूव कौन हो जाएगा? ये कार ज़्यादा इजीली मूव हो जाएगी। रीज़न क्या? ये कार है इस वजह से? नहीं, इसका मास कम है। इसका मास है लगभग 1000 किलो और इसका मास है लगभग 100 किलो। तो 100 किलो को हटाने में या मूव कराने में तुम्हें उतनी मेहनत नहीं लगेगी जितना इसको कराने में उतनी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ये बात तो हो गई जब ये रेस्ट पे रखे हुए हैं। एंड अदर वे राउंड, ट्रक चलते हुए आ रहा है और कार चलते हुए आ रही है और तुम्हें रोकना है दोनों को। ये 1000 kg का ट्रक है और ये 100 kg की कार है। तो मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रही है कि मतलब कुछ बहुत ही मतलब स्लो स्पीड से चल रही हैं, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो किसको तुम आसानी से रोक दोगे? तुम इसको आसानी से रोक दोगे। सेम स्पीड से चल रही है, मान लो सपोज 2 किलोमीटर पर आवर से। तो कार को तो एक बार तुम रोक भी दोगे, ट्रक के सामने आने का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कम इन फ्रंट ऑफ ट्रक, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम वेलोसिटी, दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मोमेंटम अलग अलग आ सकता है। अब इमेजिन करो कि बुलेट है एक, कम ऑन, एक बुलेट है, लेट्स से AK-47 की बुलेट है, 500 ग्राम्स की। 500 ग्राम्स कितना होता है? 0.5 kg। तो बुलेट चल रही है, कितनी स्पीड से फायर होती है? लगभग 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर होती है। तो अब इमेजिन करो 500 ग्राम की चीज़, अगर मान लो सपोज 500 ग्राम का अगर मैं तुम्हें पत्थर फेंक के मारूं, नहीं पत्थर नहीं, पत्थर में तो दिक्कत हो जाएगी, रबर इरेजर है मान लो सपोज 500 ग्राम की। वो मैंने ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में अपन खेल पिलो फाइट खेल रहे हैं और मैंने तुम्हें उठा के ऐसे 500 ग्राम का पिलो फेंक के मार दिया। तो हार्डली उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा क्या ही फेंक पाएगा इंसान, ठीक है, हाथ से अपने। लेकिन यही 500 ग्राम का जब मेटालिक बुलेट तुम्हारे लगेगा, जब तुम्हारे शरीर में 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आदमी फिका जाएगा पूरे दूसरी तरफ, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग होने की वजह से मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें समझनी पड़ेगी। कुल मिला के अभी ये सब इतने गहराई में मत जाओ। पिलो फाइट और AK-47 दोनों ही बहुत ही अलग एक्सपेक्ट हैं। अभी तो जस्ट अपन ये समझ रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। सो वी ऑल नो दैट greater force is needed to push the truck than the car to bring them to the same speed in the same time. Similarly, a greater opposing force is needed to stop a heavy body than a light body in the same time if they are moving with the same speed. ठीक है, सही बात है। Next point, if two stones, one light and the other heavy, are dropped from the top of the building, and person on the ground will find easier to catch the light stone than the heavy stone. दूसरी सिचुएशन में एक हैवी स्टोन को फेंका, फेंका नहीं मतलब छोड़ दिया। कहाँ से छोड़ दिया? बिल्डिंग के टॉप से, और नीचे कैच करने के लिए कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो सेकंड सिचुएशन में क्या एग्जांपल दे रहा है ये कि एक लाइट स्टोन है और एक हैवी स्टोन है और यहाँ नीचे कैच करने के लिए कोई खड़ा हुआ है। तो ज़्यादा इजीली कैच कौन हो जाएगा? ये लाइट वाला इजीली कैच हो जाएगा, बहुत आसानी से ये लपक लेगा इसे। लेकिन इसको नहीं लपक पाएगा, हो सकता है ये दब जाए, इसके अंदर क्रश हो जाए ये। ठीक है, तो कुल मिला के मास के साथ साथ पहुँचेंगे तो दोनों सेम ही वेलोसिटी से। ये भी v वेलोसिटी से पहुँचेगा, ये भी v वेलोसिटी से पहुँचेगा, लेकिन उसका मास ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, so speed is another important parameter to consider. A bullet fired by the gun can easily pierce human tissue before it stops, resulting in casualty. तो कि बंदूक से गोली मारी जाए तो ह्यूमन टिश्यू को पेनिट्रेट करके इंसान को जान से मार सकती है।
द सेम बुलेट फायर्ड विथ मॉडरेट स्पीड विल नॉट कॉज सो मच डैमेज। लेकिन अगर ऐसी मान लो बुलेट को मैंने हाथ में रख के और ऐसे ही फेंक के मारी, जैसे मान लो किसी की बंदूक ख़राब हो गई युद्ध में लड़ते हुए, तो क्या बुलेट निकाल के हाथ से मारने लग जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं आएगी ना। ठीक है। सो दस फॉर अ गिवन मास द ग्रेटर स्पीड, द ग्रेटर इज द अपोजिंग फोर्स नीडेड टू स्टॉप द बॉडी इन अ सर्टेन टाइम। सो टेकन टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो अकेला मास इंपॉर्टेंट नहीं है, अकेला वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन दोनों का प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ सकते हैं। So that is the momentum is evidently a relevant variable of motion. The greater the change in the momentum in a given time, the greater is the force that needs to be applied. तो जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में, उतना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। इनफैक्ट यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है। सो अ सीजन क्रिकेटर कैचेज अ बॉल कमिंग एज विद अ ग्रेट स्पीड विद फार मोर इजीली देन अ नोवाइस। नोवाइस का मतलब नौसिखिया। जैसे बच्चे नए नए क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो बॉल को कैसे कैच करते हैं, वो टेनिस बॉल की तरह कैच करना सीख जाते हैं। मतलब सपोज ये उनका हाथ है, ये एक हाथ है, ऐसे थोड़ी हाथ बनता है। कैसे बनेगा हाथ? ये बना हाथ, और ये दूसरा हाथ है। तो बॉल अगर आएगी, यहाँ पे आ रही है और बीच में कैच करना है, तो क्या एकदम ऐसे जैसे ताली बजाते हैं वैसे बॉल पकड़ने की कोशिश करोगे? तो हो सकता है इजी हैवी बॉल ना हो, हल्की बॉल हो, जैसे टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, तब तो बहुत आसानी से पकड़ लोगे। लेकिन अगर बहुत हैवी बॉल हुई जैसे लेदर की या कॉर्क की बॉल, तब फिर हाथ टूट जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो क्या करते हैं, वो अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं और इसको भी धीरे धीरे अनफोल्ड कर, ताली की तरह नहीं पकड़ते वो, बंद भी करते हैं अपने हाथ को और पीछे भी ले जाते हैं। ठीक है। तो हाथ को वो पीछे लेके आएगा धीरे धीरे, ये नई पोजीशन आ गई हाथ की, और धीरे धीरे मुट्ठी को फोल्ड करते हैं। यहाँ पे ये धीरे धीरे फोल्ड हुई हाथ, ये हाथ है मतलब, है ना। यहाँ पे फिर बॉल रुक जाती है। सो हाथ पीछे भी आता है और धीरे धीरे फोल्ड भी होता है ऐसे। ऐसे ताली बजा के कैच नहीं करते बॉल को। क्यों? क्योंकि अगर ताली बजा के कैच कर लिया मान लो यहीं पे, तो बॉल का मोमेंटम यहीं से यहीं तक ही चेंज, इतना ही टाइम मिला इसको चेंज होने के लिए, तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स ट्रांसफ़र होगा। और अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया उस बॉल को अपन ने, तो इतना टाइम मिल गया उसको, तब फिर सेम मोमेंटम चेंज हुआ लेकिन टाइम ज़्यादा मिल गया, यानी कि फोर्स कम महसूस होगा, तो हाथ टूटने का खतरा नहीं रहेगा। तो जो बच्चे नए नए क्रिकेट खेलना सीखते हैं वो ताली बजा के बॉल पकड़ते हैं, क्योंकि टेनिस बॉल को अपन ताली बजा के पकड़ते हैं हमेशा। सो हु कैन हर्ट हिज हैंड इन द एक्ट? सो वन रीज़न इज दैट द क्रिकेटर अलाउज अ लॉन्गर टाइम फॉर हिज हैंड्स टू स्टॉप द बॉल। तो ज़्यादा टाइम देता है वो बॉल को होल्ड करने के लिए। सो एज यू मे हैव नोटिस्ड, ही ड्रॉज हिज हैंड्स बैकवर्ड इन द एक्ट ऑफ कैचिंग द बॉल। फिगर 5.33 फिगर भी बनाया हुआ है। ये देखो, ये बताना चाहता हूँ मैं कि बॉल को इसने यहीं पे ताली बजा के नहीं बंद कर दिया, वो नीचे भी लेते हुए जा रहा है बॉल को और बंद भी कर रहा है अपने हाथ। So the novice, on the other hand, keeps his hands fixed and tries to catch the ball almost instantaneously. He needs to provide a much greater force to stop the ball instantaneously. तो अगर उसने तुरंत पकड़ने की कोशिश की ताली बजा के, तब तो फिर उसे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसका हाथ भी टूट सकता है। So this hurts. The conclusion is clear. Force not only depends on the change in momentum, but also on how fast the change is brought about. तो फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो चेंज इन मोमेंटम और कितनी तेज़ी से उस मोमेंटम को चेंज किया गया। ठीक है। सो द सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन अ शॉर्टर टाइम नीड्स अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स। तो अगर सेम मोमेंटम चेंज हुआ कम टाइम में तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और सेम मोमेंटम चेंज हुआ है ज़्यादा टाइम में तो कम फोर्स लगेगा। इन शॉर्ट, ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द ग्रेटर इज़ द फोर्स। कुल मिला के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम
डेल्टा हम इसलिए यूज़ करते हैं फिजिक्स में ताकि चेंज को रिप्रेजेंट कर सके, डिवाइडेड बाय कितना टाइम में चेंज हुआ वो मोमेंटम. सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यही क्वांटिटी इसमें चेंज इन मोमेंटम भी आ गया, चेंज इन टाइम भी आ गया. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा. यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. सो फिर से एक बार इस बात को पढ़ते हैं. तो फाइनली क्या याद रखना है? सो ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम द ग्रेटर इज द फोर्स. सो ऑब्जर्वेशन confirms that the product of mass and velocity, that is momentum, is basic to the effect of force on motion. Suppose a fixed force is applied on a certain interval of time on two bodies of two different masses initially at rest. The lighter body picks up the greater speed than a heavier body. However, at the end of the time interval, observation shows that each body acquires the same momentum. तो उसने कहा मान लो सपोज एक तुम्हारे पास एक छोटी सी बॉल रखी हुई है और एक बड़ी बॉल रखी है बहुत बड़ी, मतलब मास के टर्म्स में इसका मास 1 kg है और इसका मास है 5 kg, नहीं और मान लो पता 50 kg. तो हमने एक हथौड़ा मारा यहाँ पे और एक हथौड़ा इसमें मारा. सेम हथौड़ा है, सेम आदमी है और सेम फोर्स से हथौड़ा मारा गया. तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा तेज़ी से चलेगा. ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी. कॉमन सेंस की बात है ये. इमेजिन करके देख लो, अगर कोई स्ट्राइकर जैसे अब तुम उंगली से ऐसे स्ट्राइक करके कुछ छोटी सी ऑब्जेक्ट पे मारो हाथ, तो वो बहुत तेज़ी स्पीड से जाएगा. लेकिन कोई बड़ी ऑब्जेक्ट पे मारो, जैसे कोई बहुत बड़ी बुक रखी हो उस पर ऐसे स्ट्राइक करो, तो हो सकता है वो ज़रा से ही मूव करे, ज़रा सी स्पीड अटेन करे. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि फोर्स सेम है, तो मोमेंटम जो डेवलप होगा फाइनली वो सेम ही होगा. सो v इंटू 50 इज इक्वल टू दिस v इंटू 1. तो क्लियरली इस वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये इस में ये बताया गया इस पैराग्राफ में. सो दस द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन द मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज. तो अगर हमने सेम फोर्स लगाया है और सेम टाइम कंसीडर कर रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम सेम होगा, चाहे वो कितनी ही हैवी ऑब्जेक्ट हो या कितनी ही लाइट ऑब्जेक्ट हो. सो दिस इज क्रूशियल क्लू फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये बेसिस है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. फिर उसके बाद इन द प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशंस द वेक्टर कैरेक्टर ऑफ मोमेंटम हैज़ नॉट बीन एविडेंट. In the examples so far, momentum and change in momentum have both have the same direction, but this is not always the case. तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि जैसे मान लो सपोज तुम्हारे पास क्या मानोगे, एक बॉल आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और तुम्हारे हाथ में एक बैट है. पहली सिचुएशन में तुम्हें इसको डिफ्लेक्ट करना है और इस डायरेक्शन में भेज देना है 5 मीटर पर सेकेंड से ही. और दूसरी सिचुएशन में इसको तुम्हें ऐसा मारना है कि ये अपने जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से लौट जाए. तो पहली सिचुएशन तो है कि इसको डिफ्लेक्ट करना है, मतलब कि मोशन ऑफ डायरेक्शन ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हो तुम, थोड़ा बहुत ही चेंज कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे मोशन ऑफ डायरेक्शन एकदम 180 डिग्री चेंज कर दे रहे हो. तो बताओ तुम अपने एक्सपीरियंस से कि ज़्यादा तुम्हारा एफर्ट कहाँ लगेगा, बल्ले को ज़्यादा तेज़ी से कहाँ मारना पड़ेगा. अगर तुम इंट्यूटिवली सही सोच रहे हो तो इस केस में मारना पड़ेगा. ठीक है, इस केस में तो जस्ट थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ज़रा सा फोर्स देना पड़ेगा. तो इस केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इस केस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्यों हुआ ऐसा, मतलब स्पीड तो सेम ही रही. इस सिचुएशन में भी 5 मीटर पर सेकेंड है, इस सिचुएशन में भी 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड तो सेम ही है. लेकिन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया, इधर 180 डिग्री से चेंज हो गया और यहाँ पे कितने डिग्री से चेंज हुआ, लेट्स से 30 डिग्री से. तो इसका मतलब हमने मोमेंटम को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे मोमेंटम का वेक्टर एस्पेक्ट आया है. वेक्टर एस्पेक्ट मतलब कि उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगी चीज़ें, केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं, उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगी. ठीक है, एक और एग्जांपल जो इन्होंने दिया है यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं. सपोज अ स्टोन इज रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग. द मैग्नीट्यूड ऑफ momentum is fixed but its direction changes.
ठीक है, अ फोर्स इज नीडेड टू कॉज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोर्स इज नीडेड टू कॉज दिस चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है जिसको रस्सी से बांध के तुम गोल गोल आसमान में घुमा रहे हो। वैसे गोल गोल घूमते हुए वो घुमाओगे तो तुम्हारे हाथ पे एक फोर्स महसूस होगा ना। इसका मतलब तुम हर मोमेंट पे उसकी स्पीड तो चेंज नहीं कर रहे। स्पीड तो यहाँ भी 30 मीटर पर सेकेंड है लेट्स से, और यहाँ पे भी 30 मीटर पर सेकेंड है, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ डायरेक्शन कुछ और है। इसका मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे अपन कुल मिला के इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि मोमेंटम में हम सारे वेक्टर के लॉ ही लगाएंगे, कभी ऐसा नहीं लगाएंगे फोर्स और मोमेंटम में कि स्केलरली ऐड कर दिया। जैसे तुमसे बोला जाए कि 30 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है एक P1, और एक मोमेंटम है 40 kg मीटर पर सेकेंड का। तो तुमसे बोला जाए कि इन दोनों मोमेंटम को जोड़ोगे, अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा नेट मोमेंटम। तो डायरेक्टली 70 आंसर दे दिया तो फिर तो गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि स्केलर नहीं है ये। तुम पूछोगे कि मोमेंटम कैसा है, हो सकता है एक मोमेंटम 40 का इस तरफ हो, एक मोमेंटम 30 का इस तरफ हो, तो इफेक्टिवली कितना आ जाए वो 10। या एक मोमेंटम 30 डिग्री उस तरफ हो परपेंडिकुलर, दूसरा मोमेंटम 40 इस तरफ हो, 30 यूनिट्स उस तरफ हो और 40 यूनिट इस तरफ हो, तब इसका कितना आंसर आएगा? तब आंसर आएगा 30 प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज़ 50। तो कुल मिला के क्या याद रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर की तरह कभी डील मत करना इसे। सिमिलरली फोर्स भी। ठीक है, सो दिस फोर्स is provided by our hands through the string. Experience suggests that our hand needs to exert a greater force if the string is rotated at a greater speed, or in a circle if smaller radius, or both. So this corresponds to the greater acceleration or equivalently a greater rate of change of momentum vector. This suggests that the greater the rate of change of momentum vector, the greater is the force applied. तो जितना ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे उतना जल्दी मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब उतना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और एनसीईआरटी पढ़ने की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो, 6 बजे से केमिस्ट्री क्लास है।